देखिए हम लोगों ने यहाँ तक किया था मिडिल टर्म एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n। अगर n इवन था तो मिडिल टर्म क्या बताया गया था tn by 2 plus 1, और अगर n ऑड है देन मिडिल टर्म tn plus 1 by 2 tn plus 3 by 2। ठीक है भाई। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट सर स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं है क्या भाई? नहीं सर आ रहा है। आ रहा है सर। सर रौनक का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा चलिए फिर से शेयर कर दिया एक बार और। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट in the expansion of a plus x to the power n। आप एक चीज देखिए, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट देखेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या क्या मिलेगा, nc0 nc1 nc2 डॉट 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 nc n-1 nc n। यहाँ पे क्या है आपको बताया था कि nc0 क्या होता है, ncn के इक्वल होता है, nc1 ncn-1 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट साइड से बाइनोमियल कोफिशिएंट इंक्रीज करता है। ठीक है भाई, nc2 डॉट डॉट। और मिडिल टर्म के बाद ये रहा मिडिल टर्म प्रेस कर देते। डिक्रीज करता है। मिडिल टर्म के बाद डिक्रीज करता है ncn-1 ncn। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किस टर्म का कोफिशिएंट होगा, सर मिडिल टर्म। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। यस, तो लिख देते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट is coefficient of middle term। अब थोड़ा बोलिए कि फर्स्ट केस में अगर n इवन है, थोड़ा ध्यान दीजिए, tr+1 में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। चलो हम यहाँ जनरल टर्म लिखते हैं, tr+1 ये क्या होता है, ncr फर्स्ट टर्म टू द पावर n-r सेकेंड टर्म टू द पावर r। ये होता है या नहीं जनरल टर्म। तो tr+1 में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, ncr है या नहीं। यस सर। तो tn/2 + 1 में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा। सो व्हेन n इज इवन देन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा बोलो, कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट, सर tn/2 + 1। तो क्या हो जाएगा ncn/2। चेक करो, हमने आपको क्या बताया कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है भाई, ग्रेटेस्ट Yes, sir. बाइनोमियल कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब अगर n इवन है तो मिडिल टर्म बताया था tn/2 + 1, tr+1 का कोफिशिएंट है ncr, tn/2 + 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, यही होगा। यस सर। अब अगर n ऑड है तब क्या हो जाएगा,
n ऑड है, तब हो जाएगा nc n-1/2 एंड nc, दो मिडिल टर्म होते हैं ना, nc n+1/2, तब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा nc n-1/2 एंड nc n+1/2। ठीक है, दोनों ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। समझ रहे हैं बात को, या कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। कंफ्यूजन एक हो सकता है, उसको हम यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए वो कंफ्यूजन क्या है, वो कंफ्यूजन ऐसा है कि मिडिल टर्म हमने बताया था, मिडिल टर्म बताया था Tn+1/2, तो Tn+1/2 को हम Tn-1/2 + 1 लिख सकते हैं या नहीं? दोनों एक ही बात है। यस सर। अब ये Tr+1 के फॉर्म में आ गया है नहीं? यस सर। Tr यस सर। बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है NCR। सिमिलरली Tn+3/2 को लिख सकते हो Tn+1/2 + 1। तो इस केस में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ये वाला, और सेकंड केस में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ये वाला, और ये दोनों क्या होता है, इक्वल भी होता है ना? ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर n इवन है तब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा nc n/2, और अगर n ऑड है देन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज nc n-1/2 और nc n+1/2, बोथ आर सेम। इतना बात समझते हैं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया आपने? नहीं सर, एक मिनट। यस लिख लीजिए। सर। हाँ बोलो। सर क्या आप फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? हाँ देखिए, सर क्या एक बार फिर? हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। क्यों होता है? क्योंकि nc 0 से बड़ा nc 1 होता है, nc 2 होता है, तो ये मिडिल तक जो है ये वैल्यू इंक्रीज करता है और मिडिल के बाद डिक्रीज करता है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। नाउ इतना तक तो क्लियर हो गया। अब अगर n इवन है तब मिडिल टर्म हमने क्या बताया था, n इवन है तो मिडिल टर्म बताया था ये वाला Tn/2 + 1। ठीक, और Tr+1 जनरल टर्म होता है NCR a⁴n - r x⁴r, ये जनरल टर्म होता है। तो भाई Tr+1 का कोएफिशिएंट अगर NCR है तो Tn/2 + 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, NCn/2 होगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो अब मतलब मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो इस केस में बाइनोमियल कोएफिशिएंट आया NCn/2। सेकंड केस में जब n ऑड है तब दो मिडिल टर्म है Tn+1/2 Tn+3/2, मींस इनके कोएफिशिएंट ही क्या होंगे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे। तो Tn+1/2 को एक्चुअली हम ऐसा भी लिख सकते हैं Tr+1 के फॉर्म में लाने के लिए, है ना? तो Tr+1 में बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR था, तो इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, NC n-1/2। ठीक है, यस सर। और सेकंड वाले में NC n+1/2। तो बहरहाल ये तो हो गया। को जो याद रखना है वो ये पॉइंट है कि n इवन है देन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज NC n/2, n ऑड है then NC n-1/2 and NC n+1/2 both are same and both are greatest binomial coefficient। ठीक है, और ये दो लाइन भी याद रखना है कि n इवन है then middle term is Tn/2 + 1 and when n is odd then middle term Tn+1/2 and Tn+3/2।
अभी ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, सर वो जो लास्ट में बस r+1 के फॉर्म में लाने के लिए किए। हाँ, r+1 के फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 +1। जैसे ये था ना n+1/2, यस सर, यस सर। तो -1 कर दिया, +1 कर दिया, अब जो बचा वो r हो गया, है ना? यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज लोग कम दिख रहे हैं भाई, क्या बात है? सर न्यू ईयर बना रहे सर छुट्टी मना रहे। छुट्टी मना। अच्छा, आज न्यू ईयर है। सर हैप्पी न्यू ईयर। आज सेम टू यू। आगे देखते हैं, देखिए pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड in expansion of a plus x to the power n, a plus x to the power n में एंड से ऊपर p, हाँ बोलिए। सर ऊपर में कौन सा फॉर्मूला सर यूज करना है, सो थोड़ा बोल दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे इस नहीं सर, ये दो तो टी, ये दो तो खाली याद रखने सर, Tn+1 नहीं, मतलब। ये तो Tn+1/2 को Tr+1 के फॉर्म में लिखा। तो Tr+1 लिखने से क्या फायदा हुआ कि Tr+1 में बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NCR, ठीक है? तो अब r का वैल्यू ये है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, NCn-1/2। सेकेंड वाला जो मिडिल टर्म है उसको भी Tr+1 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? ये दोनों वैल्यू भाई सेम है, तो जब इसको भी Tr+1 के फॉर्म में लिखा तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, NCn+1/2, वो यहाँ लिखा होगा, ठीक है? यस सर। तो अब देखना है हमको pth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से pth टर्म क्या होगा। तो थोड़ा सोचिए, एंड से pth टर्म स्टार्ट से किस पोजीशन पे होगा? बोलिए। अच्छा, मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, ठीक है? सपोज कीजिए 10 लोग खड़े हैं, जो एंड से थर्ड है उसका पोजीशन स्टार्ट से क्या है? 7, 7। 7 7। नहीं, 8 होता है। जो एंड से थर्ड होता है वो यस सर, स्टार्ट से 8। क्या होता है, 8 ये होता है। सर 8। दोनों के पोजीशन का सम स्टार्ट और एंड से जितने लोग खड़े होते हैं उससे एक ज्यादा होता है, ऐसा हमने बचपन में सीखा था, सेकेंड थर्ड में ऐसा पढ़ाया जाता था कि स्टार्ट से पोजीशन और एंड से पोजीशन का सम क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन +1, ऐसा बताया जाता था ना। तो अब अगर pth टर्म एंड से निकालना है तो स्टार्ट से क्या होगा, pth टर्म फ्रॉम द सर एंड? n-p+1। n-p+1। नहीं, अभी यहाँ सर पे कितने सर टर्म? n-p+2। +2 होगा सर, n+2 - p। अभी देखो कितने लोग खड़े होंगे a + x⁴ n में, कितने एक्सपेंशन में लोग होंगे, n+1। n+1। तो अगर n+1 लोग खड़े हैं और किसी का एंड से पोजीशन p है तो स्टार्ट से क्या होगा भाई, पोजीशन का सम क्या होगा, n+2 होगा हर पोजीशन पे, ठीक है? तो अगर एंड से p है तो स्टार्ट से क्या होगा, n+2 - p, pth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। चेक करो भाई, चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। यस सर सर। एक एग्जांपल लेके बता देंगे। हाँ, एक एग्जांपल लेके बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि 7 पर्सन खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
7 लोग खड़े हैं, तो इसका स्टार्ट से पोजीशन क्या है 1 और एंड से क्या है 7, सर 7 इनका 2, इनका 6, इसका 3, इसका 5, तो हर पोजीशन पे पोजीशंस का सम कितना है सर 8 8। तो कब है ये, जब सॉरी 7 पर्सन खड़े हैं, 7 पर्सन खड़े हैं, तो स्टार्ट और एंड से पोजीशन का सम कितना है 8 है। तो 8 अगर n+1 लोग खड़े हैं तो स्टार्ट से और एंड से पोजीशन का सम कितना होगा n+2। क्लियर है। अब अगर एंड से पोजीशन pth है तो स्टार्ट से क्या होगा n+2 - p। हेलो, सर और एक बार यस बता सर। अभी भी किसी को डाउट है क्या, बोलिए। अभी भी डाउट है तो और देख लीजिए, देखिए अब तो क्लियर है। ये इधर से पोजीशन है, ये इधर से पोजीशन है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म in the expansions of find the middle term in the expansions of। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है और ये दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशंस ऑफ। पहला हम कर देते हैं, दूसरा आप करेंगे। देखिए सबसे पहले n का वैल्यू देखते हैं, पावर चेक करते हैं। पावर क्या है फर्स्ट केस में, पावर क्या है भाई 7। सर 7। 7 7 क्या है ऑड है। ऑड होने से कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे। वो मिडिल टर्म कौन कौन से भाई, टी n+1/2 मतलब 7+1/2 एंड टी 7+3/2 मतलब कौन कौन से टर्म हुए T4 एंड T5। क्लियर है। यस सर। अगर n7 है तो मिडिल टर्म कौन कौन Yes, सी है sir. T4 एंड T5। नाउ in the expansion of 3 - x³/6 to the power 7, इस एक्सपेंशन में tr+1 क्या लिखोगे, tr+1 लिखोगे 7cr और एक और छूट गया -1 to the power r, वो पहले लिखना चाहिए था तो हम फिर से लिख देते हैं इक्वल टू -1 to the power r 7cr 3 to the power 7 minus r and x³/6 to the power r। ऐसा लिखेंगे या नहीं। यस सर। अब T4 T5 निकाल दीजिए। T4 का वैल्यू क्या होगा, T5 का वैल्यू क्या होगा। तो लाइक T4 के लिए r को क्या पुट करेंगे 3 -1 to the power r -1 to the power 3 minus 7c3 3 to the power 4 x³/6 to the power 3। ठीक है भाई। ये T4 होगा या नहीं। Yes, sir. तो बस इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना और T5 क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा r को 4 पुट करेंगे 7c4 3 to the power 3 x³/6 to the power 4 हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए सेकंड क्वेश्चन। सर 10c5 Sir, यही फॉर्म में लिखो। हम्म into x to the power 5 y to the power 5।
कितना आ रहा है 10c5 सर इंटू 243 अच्छा ठीक है, पावर 5 पावर। बाकी लोग भी कीजिए भाई। सभी का आ गया या फिर किसी को डाउट है? यस सर। डाउट है? नो सर, आ गया। अच्छा इसमें आ गया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बहुत तरीके से आता, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आ चुका है। फाइंड द मिडिल टर्म, पूरा ही क्वेश्चन लिख देते हैं। ये देखिए, show that the middle term in the expansion is इतना where n is positive integer। हमको प्रूव करना है कि इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म ये होगा, कुछ वैल्यू दिया हुआ है और n क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। किसी को समझ में आ रहा है या आ रहा है आंसर किसी का? सर हो गया, सर हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। सर डाउट है सर। डाउट है? किस सर? ठीक है, देखिए 1 plus x to the power 2n, इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या लिखोगे? टी आर प्लस वन, एनसीआर, नॉट एनसीआर, 2 एनसीआर, x to the power r लिखेंगे या नहीं? हाँ सर। अब मिडिल टर्म क्या होगा? 2n क्या है? 2n इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल सर टर्म n+1 TN+1। tn+1। अब अगर हमको tn+1 पुट करना है, n निकालना है, तो r को क्या पुट करेंगे? n N। n डाल दीजिए r को n। तो अगर हमने r को n डाल दिया तो tn+1 का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा?
2nc n x to the power n. Now 2ncn को क्या लिख सकते हो? 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 dot 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 dot. ऐसे ही n 2n से n plus 1 n minus 1 dot 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 1. ऐसा होगा या नहीं? 2n फैक्टोरियल बोलो। हम यहाँ पहले वैल्यू लिख देते हैं फिर लिखते हैं 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल x to the power n. ऐसा होगा? बोलिए। हाँ लो भाई। Yes, अब- sir. अब n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल 1 से लेके n तक, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा? n factorial. ये कैंसिल हो N जाएगा, factorial. ये n कैंसिल हो factorial. जाएगा, होगा या नहीं? उसको कैंसिल कीजिए और बाकी जो बच रहा है, लाइक यहां से एक 2 निकाल सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले से 2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं? हाँ सर। तो देखिए पहले हमने 2n से 2 निकाला तो बचेगा क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? n, ठीक है। 2n माइनस 2 से 2 निकाला तो बचेगा क्या? n माइनस 1, ठीक है। 2n माइनस 4 से 2 निकाला तो क्या बचेगा? n minus 2. तो आप एक काम कीजिए कि कितने n हम निकाल सकते हैं? 2 to the हाफ power. से, हाँ, तो हाफ से हमने n निकाल लिया, बचा कितना? और दूसरा फैक्टर क्या बचा? 2n माइनस 1 एज इट इज, 2n माइनस 3 एज इट इज, मतलब 1 2 3 डॉट 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 2n माइनस 1 इसको एज इट इज छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? देखिए सेकेंड टर्म, देन सॉरी सेकेंड टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म के बाद थर्ड टर्म, इन सब से हमने 2 निकाल दिया, यहाँ से और यहाँ 1 के बाद 2 रहा होगा यहाँ तक से। तो सबसे अगर 2 निकाला तो कितने टर्म से 2 निकाला? n टर्म से 2 निकाला तो एक ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये इतना, ठीक है। तो क्या मिला? 2 to the power n 1 2 3 up to 2n minus 1, 1 2 3 नहीं 1 3 5 नॉट 2, क्योंकि ऑड वाले ही तो बच रहे हैं। सर वो वाला समझ में नहीं आया। देखो सर ऊपर सर में भी ऑड वाला, कटा ना सर इवन वाला समझ में आ गया। समझ में आ गया सर ना? ऊपर में n factorial कटा ना सर। नहीं काटा हमने नहीं काटा, हमने यहाँ काटा है कॉमन निकालने के बाद। सर जो इवन है उसमें से 2 कॉमन निकाल दिए। उसमें सबसे 2 कॉमन निकाल दिया, तो पहले वाले से n आया, दूसरे वाले से n माइनस 1 आया, और जब लास्ट वाला 2 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा या नहीं? यस सर। और आठ वालों को अलग कर लिया, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 1, वो यहाँ लिखा है। वो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से करता हूँ, रुकिए, हो सकता है आपको ज्यादा 2 एक स्टेप्स में बीच में गायब है। देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं पहले, देखिए 2n फैक्टोरियल को 1 2 3 4 डॉट 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 2n माइनस 3 2n माइनस 2
2n माइनस 1 2n ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। पहले चेक करो इतना लिख सकते हैं। यस सर। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां से ग्रुप बनाना शुरू किया, 2 4 डॉट 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 2n माइनस 2 और 2n। ये जितना ऊपर हमने एरो बनाया है, ठीक है भाई, उनसे हमने 2 कॉमन लिया। तो कितने टर्म से 2 कॉमन लिया होगा, यहाँ से मतलब हाफ टर्म से 2 कॉमन लिया होगा। तो हर टर्म का 2 कितनी बार आया होगा यहाँ पे, n टाइम्स। 10 times. तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 यहां से लिया तो क्या मिला, 1 इंटू 4 से लिया होगा 2, 6 से लिया होगा 3, डॉट 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 यहां से लिया होगा तो क्या मिला होगा, n माइनस 1 और लास्ट वाला n। इतना हुआ या नहीं। हाँ सर। अब जो ऑड वाले बच रहे हैं उनको हम यहाँ लिख रहे हैं। ऑड वाले क्या बच रहे हैं, 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 3 2n माइनस 1, यही बच रहे हैं ना, इंटू x टू द पावर n टोटल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ठीक है, यस सर। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो, ये और ये, जो बचा वही आंसर है। ये 2n नहीं, हमको लगता 2 टू द पावर n होना चाहिए, गलत लिखा है शायद। हाँ सर। गलत लिखा है, 2 टू द पावर n होना चाहिए, ठीक है। लिखते हैं कभी कभी वो गलत। चेक कीजिए, हो गया। यस सर। तो फाइनली हुआ 135 डॉट 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 2n माइनस 1 2 टू द पावर n into x to the power n divided by factorial of n। अब ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द टर्म, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और हर साल कहीं ना कहीं आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मीनिंग है कि आपको x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। बात समझ में आ रहा है। यस सर। सर 5/12। 5/12 5/12 करेक्ट है। सर 5 सर 5/12। देखिए जिन लोगों से नहीं हो रहा है
वो लोग इधर देखें, जिनका हो गया अच्छा है। देखिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, सबसे पहले कि कोई भी कोफिशिएंट निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना हो, जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म इसका क्या हो जाएगा, अब तो थोड़ा थोड़ा जनरल टर्म आने लगा होगा, -1 टू द पावर r 3/2 x स्क्वायर टू द पावर 6 माइनस r 6 cr एंड 1/3 x टू द पावर r। चेक करो ऐसा लिखा है या नहीं। या फिर आप लिख सकते हो -1 टू द पावर r 6 cr 3 to the power 6 minus r minus r, 6 minus 2r 2 to the power 6 minus r x to the power 12 minus 2r minus r। चेक करो कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। Yes, sir. तो ये फाइनली हो गया -1 to the power r 6 cr 3 to the power 6 minus 2r by 2 to the power 6 minus r 12 minus 3r। अब आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 कैसे मिलेगा, मींस 12 minus 3r क्या हो गया, 0। तो r क्या हुआ, 4, 4 r को 4 डाल दीजिए, -1 to the power 4 is 1, मतलब 6c4 2 to the power 3 to the power क्या होगा 6 minus 2r, तो कितना हुआ, 3 square नहीं 6 minus 8 -2 ना, 3 to the power -2 और 2 का पावर क्या हुआ 2, 2 ठीक है। 6c4 कितना होता है 15, Yes, sir. 6c4 is 15, so 15 into 1/9 sir 24 36 sir 1/36, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सर Yes, it is. उसने तो फाइंड द टर्म पूछा था, तो फिर फिफ्थ टर्म होगा ना सर? हाँ हाँ सर हाँ फिफ्थ टर्म होगा, नहीं तो उस सर केस में उसने तो वैल्यू फाइंड द निकालते हैं, वो जो पूछते हैं ना ओके तो ऐसे ही पूछते हैं बट वैल्यू निकालते हैं। अगर ऑप्शन में 5th 6 ऐसा होगा तो लिखेंगे नहीं, इन जनरल वैल्यू ही रहता है, ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वो लिखते ओके हैं, सर। क्योंकि उसमें और कुछ बचता नहीं ना, केवल कोफिशिएंट ही होता है, एक्स का टर्म तो रहेगा नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ रहे हैं मतलब कांस्टेंट टर्म पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, अगर ऑप्शन में 5 भी होगा और 5/12 भी होगा तो फिर कौन सा नहीं तो फिफ्थ मारेंगे? टर्म होगा ना, या तो ऐसे लिखा होगा यस फिफ्थ सर। टर्म, और या तो फिर वैल्यू लिखा होगा। ओके सर, हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
find the coefficient of x to the power 5 in the product 1 plus 2x to the power 6 into 1 minus x to the power 7 using binomial theorem. आया भाई किसी का? सर एक बोलिए। मिनट। नहीं सर, नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, सर एक मिनट। अच्छा ठीक है। यही सर। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि x टू द पावर 5 कैसे कैसे बन सकता है। तो हम दोनों का एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। अभी जब तक हम एक्सपेंड ठीक से नहीं कर पाते हैं तब तक हम दोनों का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो 1 प्लस 2x टू द पावर 6, चलो इसका एक्सपेंशन पहले लिखते हैं। फर्स्ट का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6c1 2 इंटू एक्स प्लस 6c2 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 2 क्यूब एक्स क्यूब 6c4 2 to the power 4 x to the power 4 6c5 2 to the power 5 x to the power 5 and last term 6c6 2 to the power 6 x to the power 6। ये हो गया भाई। अब 1 minus x to the power 7 7c0 which is 1 minus 7c1x plus 7c2x square plus minus 7c3x cube plus 7c4 x to the power 4 minus 7c5 x to the power 5 और इसके आगे में हमको इंटरेस्ट नहीं है बाकी के टर्म में। अब देखिए 1 हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा
x टू द पावर 5। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 5 बनेगा? 7c5 से। yes sir. तो क्या हुआ 1 इंटू -7c5। ठीक है भाई। देन x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x टू द पावर 4 से। x को x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x टू द पावर 5 बनेगा। और इस केस में कोफिशिएंट क्या बना? 6c1 इंटू 2 इंटू 7c4। चेक करो पहले इतना। पहले हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? इससे। तब बना क्या? x टू द पावर 5। अब इस सेकेंड टर्म को इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इससे। तब क्या बन रहा है? x टू द पावर 5 बन रहा है नहीं? अब थर्ड टर्म को इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। तब क्या बनेगा? x टू द पावर 5। तो प्लस क्या लिखेंगे? प्लस 6c2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7c3। चेक करो भाई पहले इतना। 3 टर्म का हिसाब किताब हो गया या नहीं? ठीक है। yes sir. एक्स क्यूब वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको। जाहिर सी बात है इससे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्लस 6c3 2 क्यूब इंटू 7c2। अब x टू पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो प्लस 6c4 2 टू द पावर 4 इंटू -7c1। ये वाला टर्म x टू द पावर 4 और ये x और 5 वाला कांस्टेंट से। तो क्या हो जाएगा लास्ट टर्म? 6c5 2 टू द पावर 5 इंटू 7c0। ये हो गया भाई। अभी समझ में आ रहा है? yes sir. अब इसका वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा। तो 7c5 कितना होगा? 7c5 21। yes sir. और ये कितना होगा? 7c4 निकालिए थोड़ा वैल्यू। 35। yes sir. 35 into 2 76 420। Then 6c2 15 into 4 60 into 35 2100। 6c3 is 20 into 8 160 160 into 21। सर 3360। 3360। 6c4 15 into 16 240 240 into 7 1680। चेक कीजिए। 32 6 198। ठीक है भाई। सर ये 16800 है। 6c4 कितना हुआ? 15 into Yes, sir. 16 कितना हुआ? 15 into 16 240। 240 into 7 कितना आ रहा है? 168। ठीक तो है। हाँ सर, हाँ अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए और देखिए फाइनल आंसर कितना आ रहा है। सर लास्ट वाला 192 होगा ना? देख लेता हूँ। 192। यस। सर आंसर 171। मैं देख लेता हूँ आंसर। अभी आंसर कितना आ रहा है? 171।
171 देख लेता हूँ, सब देखने से पता चल तो जाएगा। 17 बना। कोफिशिएंट ऑफ सर x to the 171 थोड़ा सा क्या? समझ नहीं आ रहा हाँ क्या बोल रहे हैं? सर। कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 से वो थर्ड लाइन से सर थोड़ा हाँ समझ बता नहीं रहा आया। हूँ, बता रहा हूँ, मैं आंसर चेक कर लूँ एक बार। आंसर है 171 करेक्ट है। देखिए थर्ड लाइन से देखिए x टू द पावर 5 कैसे बनेगा जब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, x टू द पावर 5 से। भाई 1 इंटू एक्स टू द पावर 5 x टू द पावर 5 होगा या नहीं? यस सर। और ऐसे केस में कोफिशिएंट क्या होगा? 1 इंटू 7c5 विद माइनस साइन। ठीक है, यस सर। दूसरा x टू द पावर 5 कब बनेगा? जब ये ओवल वाला इस ओवल वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तब क्या बनेगा? x टू द पावर 5। और कोफिशिएंट क्या बनेगा? 6c1 इंटू 2 इंटू 7c4, वो यहाँ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? यस सर। तीसरा कब x टू द पावर 5 बनेगा? जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से मल्टीप्लाइड होगा। तो ट्रायंगल के केस में कोफिशिएंट क्या है? 6c2 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? -7c3। तो 6c2 2 स्क्वायर इंटू -7c3। ठीक है, यस सर। सर अब समझ आ गया, मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका ऐड कर देंगे कैसे तो आ x टू द पावर 5 बन रहा है, बस वही देखना है। अब x टू द पावर 6 तो किसी से मल्टीप्लाई करो 5 नहीं बनेगा, इसलिए उसके आगे छोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ के बाद ये ट्रायंगल के बाद हमने मान लीजिए ऐसा कर दिया, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला ट्रायंगल इससे मल्टीप्लाई हुआ, और इसके बाद किसी के मल्टीप्लिकेशन से x टू द पावर 5 नहीं बनेगा, या बनेगा? नहीं बनेगा। बोलिए, अभी क्लियर है? यस हाँ सर। सर। अच्छा ठीक है। सर 1 सर आंसर 171। यस सर। सर महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन हो गया महाराष्ट्र में सर, 144 धारा वो लग गया है। सर आंसर 177 आ रहा है। नहीं, थोड़ा चेक कर लीजिए, 171 आ रहा है। तो 151 ही आ रहा है। थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, नहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर आज नरेंद्र मोदी मीटिंग करेगा बोर्ड एग्जाम कैंसिल प्रपोजल आए। के लिए। हाँ अरे सर, ये वो केजरीवाल है ना। अच्छा भाई, कर लेने दीजिए, सबको अपनी इच्छा पूरी कर लेने और दीजिए। सर योगी आदित्यनाथ को पकड़ लिया पॉजिटिव। पुलिस पकड़ लिया? सर वो यूपी का सीएम योगी को पकड़ लिया पॉजिटिव। अच्छा, अच्छा कोरोना कोरोना पॉजिटिव। पकड़ लिया, वही मुझे लगा कि योगी को कौन पुलिस पकड़ पकड़ सकता लिया, इसकी आवाज से लग रहा था। है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइंड द फोर्थ टर्म, find the fourth term from the end in expansion of x cube by 2 minus 2 by x square to the power 9। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? Sir, sixth term from the beginning. फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू T6, ऐसा होगा या नहीं? यस सर। T6 तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
टी आर प्लस वन लिख दीजिए, टी आर प्लस वन बार बार लिखा गया, फिर से लिखता हूँ, -1 to the power r 9cr x cube by 2 to the power 9 minus r। सर T7 होगा ना? हाँ तो T7 होगा, अच्छा, किसी ने गलत बोल दिया। 9 + 2 - 4। हाँ तो 9 + 2 11 - 4 T7 होगा भाई। थोड़ा कैलकुलेशन सही कीजिए। T7 9 - r 2/x² to the power r। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? T7 r को क्या डाल देंगे? 6। 6 so 9c3 x³ by 2 to the power 6 2/x²